नमस्कार बच्चों। इससे पहले जो विजयनगर साम्राज्य का वीडियो था वो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होगी और छोटे प्रश्नों से ही बड़े प्रश्न तय होंगे। अधिकतम नंबर प्राप्त करने के लिए आप उस वीडियो को हर दिन देखें। 25 मिनट का वीडियो है और उसको बार बार देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और एक आंतरिक समझ बन जाएगी प्रश्नों के बारे में। मैं आपके पेपर से पहले पहले ये वीडियो डाल दूंगा, जो 10 चैप्टर हैं उनके, जिसमें छोटे छोटे प्रश्न भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद और देहात। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। क्या होता है उपनिवेश? जैसे मान लीजिए अंग्रेज़ जो हैं, ब्रिटेन के लोग, वो यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे भारत में, और यहाँ आकर के उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत को जकड़ लिया और सत्ता उनके हाथों में आ गई। इसका मतलब ये उपनिवेशवाद कहलाता है कि किसी एक देश द्वारा दूसरे देश में जाकर उसकी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर अपना अधिकार कर लेना उपनिवेशवाद कहलाता है। और देहात से मतलब गांव से है, यानी किस तरह से जनजातीय लोगों के बीच जाके अंग्रेज़ों ने यहाँ उपनिवेश बनाया। इसका सरकारी अभिलेखों का अध्ययन जो है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इतिहास के भाग 3 में है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। बंगाल और वहाँ के जमींदार। पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि 3 तरह के लोग हैं यहाँ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सामने दाईं तरफ। एक होते हैं जमींदार, जो भूमि के मालिक होते हैं। जिसके पास ज़मीन होगी वो जमींदार होगा। उसको ठेके पे जो लेने वाले ठेकेदार हैं, उसको जोतने वाले, वो जोतदार होंगे, वो धनी किसान होंगे। और तीसरे प्रकार के किसान होंगे जो गरीब किसान होंगे। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बंगाल और वहाँ के जमींदार। ब्रिटिश उपनिवेशिक। आप जानते हैं कि बंगाल में ही सबसे पहले अंग्रेज़ आए थे पश्चिम बंगाल की तरफ। तो ब्रिटिश उपनिवेश की शासन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। वहाँ ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि से संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली। राजस्व होता है भूमि से जो आय होती है, तो वहाँ भूमि के अधिकार और भूमि के जो आय होती है उसकी प्रणाली को स्थापित करने के लिए बंगाल में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे प्रयत्न किए। क्या क्या प्रयत्न है उनमें से थोड़ा सा देखना है। इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। तो बंगाल में पड़ता है बर्दवान। वहाँ इस्तमरारी होता था कि किसी को जो है लगान, मान लीजिए कोई ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई राजस्व की राशि निश्चित कर दी कि मान लीजिए 1 साल में हम इतना राजस्व लेंगे, और प्रत्येक जमींदार को इसकी राशि अदा करनी पड़ती थी। जमींदार से मतलब आपको समझ गए होंगे, भूमि के मालिक को। और जमींदार से अपेक्षा की जाती थी वो कंपनी को नियमित रूप से ये राजस्व यानी भूमि से संबंधित जो राशि है वो अदा करता रहे। जो जमींदार समय पर राजस्व अदा नहीं करते थे उनसे जमींदारियां छीन ली जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। ऐसी एक नीलामी बर्दवान में हुई थी। मतलब किसी जमींदार ने जो है टैक्स नहीं भरा, तो ब्रिटेन की संस्था ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने 1793 में जो है एक नीलामी कर दी। नीलामी मतलब बोली लगाई जाएगी, जो ज़्यादा बोली देगा वो भूमि लेकर के जाएगा। इसी प्रथा को इस्तमरारी प्रथा कहते थे। तो 1797 में बर्दवान में, बंगाल के बर्दवान में एक नीलामी की घटना हुई। इससे पता लगता है कि भूमि राजस्व की एक इस्तमरारी प्रथा चला करती थी। दूसरा, अदा न किए गए राजस्व की समस्या। मान लीजिए इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के लगभग 75% से ज़्यादा
जमींदारियां नीलाम हो गई, मतलब जमींदारों से ज़मीनें लेकर के नीलाम कर दी गई। इसका मतलब वो अदा नहीं कर पाते थे राजस्व। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू होने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन उनकी सच सोच बेकार हो गई। कारण यह रहा कि बंगाल में बार बार अकाल पड़ते रहे, पैदावार कम होती रही और जमींदारों को समय पर राजस्व जमा नहीं कराया गया। उससे उनकी जमींदारियां नीलाम होनी शुरू गईं। आप जानते हैं कि बर्दवान में ऐसी नीलामी हुई थी, तो राजस्व अकाल वगैरह के कारण नहीं ले पा रहे थे अंग्रेज लोग। तीसरा पॉइंट, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदारों द्वारा चूक हो जाना। देखिए, ये तो अदा नहीं कर पाते थे या फिर कोई भूल चूक हो जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि राजस्व मांग निर्धारित होने से जमींदारी स्वयं को सुरक्षित समझकर अपनी संपदाओं का विकास करेंगे। मतलब कंपनी का मानना था कि जब हम राजस्व एक जमींदार का निर्धारित कर देंगे, जिसकी भूमि है, उस जमींदार को हम तय कर देंगे कि इतना राजस्व लेंगे, तो वो जो है बाकी उसके पास रहेगा। मान लीजिए 100 रुपये में से 20 रुपये निर्धारित कर दिया कि राजस्व जो है जमींदार को देना होगा अंग्रेजों को, तो श्योर हो गया कि जमींदार जो है उसके पास 80 रुपये बचने शुरू होंगे और वो जमीन पर काम करेगा, संपदाओं का विकास करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस्तेमारी जो बंदोबस्त थी उसमें कुछ जमींदारों ने राजस्व देने में कोताही बरती। कई तो दे नहीं पाते थे अकाल वगैरह के कारण, लेकिन कईयों ने कोताही बरती, मतलब समय पर नहीं दिया। इससे जो राजस्व था वो उसकी बकाया राशि बढ़ती चली गई। इस कोताही के दो कारण थे। क्यों नहीं दे रहे थे, उसका दो कारण थे। नंबर एक, कंपनी और राजस्व की मांग ऊंची थी, मतलब कंपनी ज़्यादा राजस्व लेती थी, इसलिए नहीं देते थे। दूसरा, ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। उस समय उपज की कीमतें नीची थीं, जिससे किसानों के लिए जमींदारी को लगान चुकाना बहुत मुश्किल था। तीसरा, राजस्व की दर असमान थी, किसी जगह तो ज़्यादा, किसी जगह कम। कहीं फसल चाहे अच्छी हो या खराब हो, राजस्व का भुगतान एक निश्चित समय पर ही करना जरूरी होता था, इसलिए भी वो जमींदार नहीं दे पाते थे। जमींदारों की शक्ति सीमित कर दी गई थी, उसका केवल राजस्व वसूलना और जमींदार का प्रबंध करना रह गया था। तो इस तरह से जो है जमींदार राजस्व की राशि नहीं चुका पाते थे। इससे अंग्रेजों ने क्या किया, जो इस्तेमारी प्रथा के तहत जमींदार थे, जब वो समय पे राजस्व नहीं चुका पाएंगे तो एक नए वर्ग जोतदारों का उदय हुआ। कैसे हुआ वो समझिए। जोतदार का मतलब आप जानते हैं कि धनी किसान। गांव में जोतदारों के एक नए वर्ग का उदय हो गया। अब आप जानते हैं जमींदार के बाद एक नए वर्ग का उदय जोतदारों का उदय हो गया। यह धनी किसान से बना था। ये धनी किसान गांवों में रहते थे और गरीब किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। आप देख रहे हैं कि ये धनी किसान हैं और गरीब किसानों का शोषण करेंगे। ये जमींदार द्वारा लगान बढ़ाने का प्रतिरोध करते थे। अब सोचिए कि ये जो जोतदार हैं, वो जमींदार जब लगान बढ़ाएंगे तो उसका ऊपर वालों का तो विरोध करेंगे और नीचे वालों का शोषण करेंगे। तो इससे एक नया बिचौलिया पैदा हो गया। जमींदारों के बाद एक नया बिचौलिया पैदा हो गया जो धनी किसान थे। अब सोचिए, जमींदारों को राजस्व देना है अंग्रेजों को, जिसकी जमीन है वो दे नहीं पा रहे, तो वो आगे जोतदारों को, यानी जो किसान जो है पैसे वाले किसान, वो भूमियां ऊंची बोली पर ले लेंगे। इससे एक नया वर्ग उपजेगा, जोतदार। अब गरीब किसानों को भूमियां मिलेंगी नहीं, तो इस कारण से एक नया वर्ग उपजेगा, जोतदार या धनी किसान वर्ग। यह धनी किसानों वर्ग से बना था जोतदार। किसान गांव में रहते थे, गरीब किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ये जमींदार द्वारा लगान बढ़ाने का विरोध भी करते थे तथा जमींदार अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। उत्तरी बंगाल में, बंगाल का जो उत्तरी साइड है, वहाँ जोतदारों की ताकत बढ़ गई और जमींदारों की संपदा नीलामी होनी शुरू हो गई। कई बार उसे जोतदारी खरीद लेते थे। सोचिए, जमीन जिसकी है वो जमींदार है। जमींदार जो है वो ब्रिटेन वालों को, उपनिवेशों को राजस्व दे नहीं पा रहा, चुका नहीं पा रहा, अकाल वगैरह के कारण या कोताही बरतने के कारण। और अंग्रेजों को जब लाभ नहीं हो रहा, तो इन जमींदारों की जमींदारी जब नहीं मिल रही, तो राजस्व नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, तो इनकी जमीन बर्दवान में एक उदाहरण मिलता है कि इस्तेमारी के दौरान नीलाम की गई। वो नीलाम होने वाली जमीन आगे धनी किसानों ने ले ली, यानी एक नया वर्ग उपज गया नया वर्ग उपज गया जोतदारों का। तो कई बार जोतदारी खरीद लेते थे जमीनों को।
जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। अब देखिए कि जब जब आप जानते हैं कि जोतदार उनकी ज़मीनों को खरीदना शुरू कर देंगे, ये वर्ग बीच वाला बिचौलिया जो है धनी किसानों का जोतदार वर्ग, ये ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, ये उग्र हो जाएगा, तो जमींदार इसका विरोध करेंगे ही। चलिए देखते हैं जमींदारों का विरोध। जमींदारों की ओर से विरोध। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार की सत्ता समाप्त नहीं हुई थी। वे अपने भू संपदा को बचाने के लिए कई हथकंडे अपनाते थे। अब देखिए कि उनकी ज़मीनें जब नीलाम होती थी तो वो क्या क्या नए फंडे अपनाते थे, उनको समझना है। नंबर एक, फर्जी बिक्री करके जमींदार के एजेंट की ही नीलामी में भाग लेके उसे खरीद लेते थे। होता यूँ था कि जब बिक्री हो रही थी, बोलियां लगाई जाती थी, तो फर्जी एजेंट बन जाते थे और खुद की ज़मीनें वो नीलाम होते हुए खुद ही ले लेते थे। स्त्रियों के नाम संपत्ति कर दी जाती थी, क्योंकि कंपनी ने ऐसा नियम बनाया था कि स्त्रियों की संपदा को छीन जा सकता है, इसलिए जमींदार अपनी भूमि जो है वो स्त्रियों के नाम पे कर देते थे। बाहरी व्यक्ति द्वारा जमींदारी खरीदने पर उसे मारपीट के भगा देते ताकि कोई नया वर्ग आए ही ना। चौथी बात कि किसान पुराने जमींदारों को अपना अन्नदाता मानते थे। जमींदार की नीलामी को खुद का अपमान मानते थे, जिससे जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। तो जमींदारों में अहम भी था कि हम जो है अपनी नीलामी हो गई तो बुरा लगेगा, ये अपमान की बात है, इससे बेइज्जती होती है। पांचवी बात थी कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त होने से जमींदारों ने अपनी सत्ता को पुनः सुदृढ़ बना लिया था। लेकिन 1930 में आर्थिक मंदी आ गई थी पूरे विश्व में, तब जमींदार पुनः जो है कमज़ोर हो गया और जोतदार शक्तिशाली हो गए। पूरे अभी तक चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जमींदार जो हैं इस्तमरारी प्रथा वहाँ चला करती थी और वो जमींदार राजस्व नहीं दे पाते थे अंग्रेज़ों को और उनकी भूमियाँ नीलाम कर दी जाती थी और उन भूमियों को कई बार धनी किसान ले लेते थे, जो एक नया वर्ग बन के आया, जोतदार। अब जो जमींदार हैं वो जिनकी भूमियां नीलाम हो रही हैं और एक जोतदार वर्ग जो है वो एक नया वर्ग खड़ा हो रहा है, उसके सामने बिचौलिया खड़ा हो रहा है, तो जमींदारों ने भी प्रतिरोध करना शुरू किया और अपनी ज़मीनों को किसी भी तरह से बचाने के लिए फर्जी एजेंट बने, स्त्रियों के नाम कर दी, बाहर वालों को पीटना शुरू कर दिया जो बाहर से ज़मीन खरीदने आता, और नीलाम खुद का अपमान समझते थे, इसलिए आसानी से विस्थापित नहीं होते थे, वहाँ से ज़मीन छोड़ते नहीं थे। तो इस तरह से जमींदारों की स्थिति जो है वो थोड़ी सुधरी, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण फिर बिगड़ गई। जोतदार जो थे वो ज़्यादा हावी हो चुके थे। पांचवी रिपोर्ट क्या है, समझना चाहिए, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर के लिए। पांचवी रिपोर्ट क्या है? जब 1813 में ब्रिटेन की संसद ने कई रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं, उसमें से एक रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत प्रशासन के बारे में थी। पांचवी रिपोर्ट कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि 1813 में बहुत सारी रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद ने पेश की। इस रिपोर्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रशासन के बारे में जो है रिपोर्ट पेश की थी, यही पांचवी रिपोर्ट कहलाती है। यह रिपोर्ट कुशासन, अव्यवस्थित प्रशासन, कंपनी के अधिकारियों के लाभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को दर्शाती है। तो पांचवी रिपोर्ट में कुशासन, अव्यवस्था, कंपनी के अधिकारियों का लाभ लालच और भ्रष्टाचार आदि को दर्शाती है। 18वीं शताब्दी के अंत के दशकों में ब्रिटिश सरकार के कंपनी को बाध्य किया था। ब्रिटिश सरकार ने जो है ऊपर, ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन में थी और उसकी एक कंपनी यहाँ थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में जो व्यापार करने आई थी। तो ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन की कंपनी को बाध्य कर दिया, उस पर दबाव डाला कि वह भारत के प्रशासन के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट भेजे। तो देखिए, जो हमारे यहाँ जो व्यापार करने कंपनी आई थी उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की सरकार थी और ब्रिटेन की सरकार ने यहाँ जो कंपनी थी उनको बाध्य कर दिया कि आप हर साल नियमित रूप से रिपोर्ट भेजो। कंपनी के कामकाज की जांच की कई समितियां भी बना दी। पांचवी रिपोर्ट ऐसी एक रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति थी। तो पांचवी रिपोर्ट एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के रूप में ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। यानी पांचवी रिपोर्ट जो है बाद में वाद विवाद का आधार भी बनी। इसमें परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन को अतिरंजित वर्णन किया गया था। तो जमींदारी जो अंत हुआ बंगाल में, जमींदारी का पतन हुआ, जो उस रिपोर्ट को भारत में प्रशासन अंग्रेज़ों का कैसा है, कुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है,
अव्यवस्था है जो प्रशासन में, और लोभ और लालच, भ्रष्टाचार जो है, उसी के बारे में जो ब्रिटेन की संसद ने जो यहाँ कंपनी से हर साल प्रवर समिति के द्वारा रिपोर्ट तैयार करवाई थी, वही 5वीं रिपोर्ट थी। अब इस पार्ट का आपको समझ में आ गई होगी कि ये पार्ट जो है जमींदारी, जोतदारों का उदय और 5वीं रिपोर्ट से संबंधित है। अब है कुदाल और हल की कहानी। कुदाल और हल मतलब, कुदाल का मतलब जो है खुरपी से हो गया। खुरपी आप जानते हैं कि छोटी सी हाथ में खुरपी होती है। और हल का मतलब जो खेती करते हैं हल, तो वो लकड़ी का हल, लोहे का हल, जो भी है हल हो गया। तो इसकी कहानी है। इसकी कहानी को पहले आप समझ लीजिए कि कैसे जो है कुदाल और हल के बीच की कहानी है। चैप्टर का यहाँ दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है, कुदाल और हल। मैं ऊपर वाले पार्ट में से विशेष बात ये कहूँगा कि यहाँ आपको जो है एक तो छोटे प्रश्न याद रख लेने हैं, लेकिन 5वीं रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए इस पार्ट से। अब कुदाल और हल की कहानी है, दूसरा पार्ट है। तो आपको बता दूं कि कुदाल और हल क्या चीज़ है। आप समझिए कि एक राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़ियाँ जाती रहती थी। ये राजमहल की पहाड़ियाँ बिहार झारखंड वाली साइड है, और वहाँ पहाड़ियाँ जाती रहती थी। अब सोचो कि जब राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़ियाँ जाती रहेगी तो वहाँ हल से तो खेती होती नहीं पहाड़ियों से, इसीलिए पहाड़ियाँ जाति का प्रतीक राजमहल की पहाड़ियों में कुदाल था। कुदाल मतलब खुरपी। वो थोड़ी थोड़ी जगह जो पहाड़ों पे होती है उससे खुरपी से खेती किया करते थे। और एक थे संथाल। उस संथाल जो है वो यहाँ हल से खेती किया करते थे। अब सारी बात समझिएगा अच्छे से। कुदाल 19वीं शती में प्रारंभ में राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़ियाँ और संथाल जाति के बीच में संघर्ष जो हुआ, वही कुदाल और हल का संघर्ष था। पहाड़िया कुदाल से झूम खेती करते थे और संथाल हल चलाकर खेती करते थे। कुदाल और हल इसी का प्रतीक था। तो आपके प्रश्न में, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुदाल और हल किसका प्रतीक था। तो आप जानते हैं कुदाल राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया जाति के लोगों का हल था, प्रतीक था, और जो हल है वो संथालों का प्रतीक था। संथालों का प्रतीक था। आप यहाँ थल भी जानते हैं और हल भी जानते हैं, तो हल संथालों का प्रतीक था। चलिए शुरू करते हैं कुदाल और हल की कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। राजमहल की पहाड़ियों से पहाड़िया लोगों की स्थिति। सबसे पहले तो पहाड़िया लोग रहते कहाँ थे, तो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। और इसकी बात जो 19वीं शताब्दी में आए बुकानन द्वारा ये यहाँ दौरा किया गया, एक अंग्रेज़ बुकानन द्वारा यहाँ दौरा किया गया राजमहल की पहाड़ियों में, और उन्होंने पहाड़िया की स्थिति के बारे में बताया। इसके वर्णन के अनुसार यहाँ के निवासी पहाड़िया कहलाते थे। जो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे वो आदिवासी पहाड़िया कहलाते थे, जो बाहरी व्यक्तियों के प्रति हमेशा आशंका जताते थे। मतलब उनको बाहर के लोगों से डर लगता था। ये जंगलों की भूमि को साफ करके झूमिंग खेती करते थे। झूमिंग खेती, जला करके खेती करना। और आप जानते पहाड़ों पे तो खेती, मैंने बताया कि कुदाल से होती है, इसीलिए कुदाल इसका प्रतीक था। और कुदाल से ज़मीन को खुरच करके अपने खाने लायक अनाज और दालें उत्पन्न करते थे। जंगल का उनके से घनिष्ठ संबंध था। वो अपनी निजी भूमि मानते थे जंगल को, और ज़मीन और जंगल उनकी पहचान थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध करते थे, क्योंकि जंगलों में कोई प्रवेश करता, अंग्रेज आता, तो वो आशंकित हो जाते थे। कई बार मैदानों में आकर के लूटपाट करके चले जाते। अंग्रेज इन पहाड़ियों को असभ्य और बर्बर मान के उनका उन्मूलन करना चाहते थे, मतलब उनको हटाना चाहते थे। तो राजमहल की पहाड़ियों के अंदर पहाड़ियों की स्थिति, पहाड़िया स्थिति जो है वो पहाड़िया जाति की स्थिति आपने यहाँ देखी कि पहाड़िया जाति। तो आपसे छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि पहाड़िया लोगों की जो है वो सामाजिक स्थिति क्या थी, वो बताइए। तो राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोग जो है जंगलों से घनिष्ठ संबंध रखते थे, कुदाल से खेती करते थे, झूमिंग खेती करते थे, बाहरी लोगों को आने नहीं देना चाहते थे, और असभ्य और बर्बर कहा उनको अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ इनको निकालना चाहते थे। देखिए अब राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया लोग रह रहे हैं। अब संथाल जो है अगुआ बासिंदे जो आएंगे नया इसी जगह वास करने, पहले से नहीं रह रहे, ये संथालों की जगह अलग है, लेकिन अब ये यहाँ आएंगे, अंग्रेज इनको बुलाएंगे संथालों को। देखिए क्या है, सन 1800 में लगभग संथालों का राजमहल पहाड़ियों की ओर आगमन हुआ। इससे पहले कहाँ रहते थे संथाल? बंगाल में भाड़े के मजदूर के रूप में काम करते थे, बंगाल में रहते थे, और उनको अंग्रेज़ों ने कहाँ बुलाया?
तो राजमहल की पहाड़ियों में, जहाँ पहाड़िया लोग रहते थे, अंग्रेज़ों ने इन्हें राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए तैयार कर लिया। 1832 में ज़मीन का काफ़ी बड़ा भूभाग जो है इनको जो है सीमांकित करके दे दिया कि ये भूमि तुम्हारी है। तो अंग्रेज़ों द्वारा संथालों को दी गई भूमि दामिने कोह कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। दामिने कोह क्या है, दामिन ई कोह क्या है? तो दामिन ई कोह अंग्रेज़ों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों के पास जो भूमि सीमांकित करके संथालों के रहने के लिए भूमि दी थी, वो घोषित भूमि दामिन ए कोह कहलाती है। दामिन ए कोह के सीमांकन के बाद संथालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अब देखिए, बंगाल से बहुत सारे मजदूर संथाल जो थे वो अब इधर राजमहल की पहाड़ियों की तरफ आने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको आमंत्रित किया था इनको। आप जानते हैं क्यों किया था? क्योंकि राजमहल के पहाड़िया लोगों से अंग्रेज़ तंग थे, उनको असभ्य कहते थे, बर्बर कहते थे, उनको हटाना चाहते थे, और वो खुद तो हटा नहीं सकते थे जंगलों से। इस कारण से संथालों को बुलाया और संथालों को दामिने कोह भूमि सीमांकित करके दे दी, यानी चिन्हित करके दे दी। संथाल और पहाड़ियाँ लोगों के बीच में संघर्ष हुआ। यही हल और कुदाल के बीच में संघर्ष था। संथालों का प्रतीक हल था और पहाड़िया लोगों का कुदाल था, जिसमें संथाल विजयी हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हल और कुदाल की लड़ाई में संथाल यानी हल विजयी हुआ। उन्होंने पहाड़िया लोगों को पहाड़ियों के भीतर जाने के लिए मजबूर कर दिया, और जो चट्टानें थी उनको काट काट करके बंजर भूमि को जो है वो पहाड़ियों को काट काट के वहाँ रहना सहना शुरू कर दिया, और वे जो है वहाँ रहते रहे। और पहाड़िया लोग जो है उनकी एक सीमा हो गई जंगलों के बीच में। तो पहाड़ियों का पतन संथालों के द्वारा अंग्रेज़ों ने कराया। उनके रहन सहन का बुरा प्रभाव पड़ा और वे आगे चल के गरीब हो गए। संथालों ने स्थायी कृषि शुरू कर दी। अब सोचो कि संथाल तो मैदानी इलाके पे पहाड़ियों को काटा है तो वहाँ मैदान बना लेंगे, ऐसे मैदान पे जो है हल से खेती होगी, स्थायी खेती होगी। लेकिन सरकार संथालों की ज़मीन पर भारी कर लगाने लगी। अब देखिए, पहले तो राजमहल की पहाड़ियों से पहाड़िया लोगों को हटाने के लिए संथालों को तैयार किया कि हम तुम्हें दामिने को एक भूमि घोषित कर रहे हैं, दे रहे हैं, और तुम वहाँ हल चला करके मैदान सपाट कर दो, पहाड़ियाँ ख़त्म कर दो। तो संथालों ने ऐसा किया। लेकिन जब संथाल बस गए यहाँ पहाड़िया लोगों को हटा करके, तो अब संथालों ने स्थायी कृषि जब हल से शुरू कर दी तो उन पे कर लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने, अंग्रेज़ों ने तो कह दिया कि हमने तो तुम्हारे को भूमि का मालिक थोड़ी बनाया है, हम तो सिर्फ भूमियाँ दे रहे हैं, और वो तो तुम्हें कहा था राजमहल पहाड़िया लोगों को हटाने के लिए, लेकिन तुम तो भूमि पे अब खेती कर रहे हो, इसलिए तुम पे कर लगाया जाता है। तो अब सोचो, संथालों के ऊपर कर लग गया। साहूकार लोग ऊंची ब्याज दरों पर ऋण दे रहे थे। अब संथाल गए साहूकारों के पास, और साहूकार जो है वो ब्याज ज़्यादा लेते थे। देखिए किस तरह से अंग्रेज़ों ने संथालों को तैयार किया पहाड़िया लोगों के विरुद्ध। पहाड़ियों को हटा करके संथालों ने जैसे ही रहना शुरू किया, संथालों पे कर लगा दिए, और वो कर लगाने से अब संथाल साहूकार के पास ब्याजों पर लेने लगे पैसे। कर्ज अदा ना किए जाने पर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। तीसरे, जमींदार लोग उनके इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। अब मान लो पैसे नहीं दे पाते थे तो संथालों की भूमि पे जमींदार या साहूकार आ गए। फलतः 1850 तक संथालों ने ब्रिटिश राज्य के प्रति विद्रोह का मानस बना लिया। तो संथालों ने सोचा कि अंग्रेज जो हैं उनके विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए, और 1857 की क्रांति से ठीक पहले 1855-56 के संथाल विद्रोह में यहाँ संथाल परगने का निर्माण किया गया। सिंधु माझी जो है संथाल विद्रोह का नेता था। यहाँ आप देखते हैं ये एस दिख रहा है आपको 55 में, ये एस दिख रहा है। एस का मतलब संथाल और एस का मतलब सिंधु माझी। तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु माझी था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। देहात में तीसरा पार्ट आ गया। तो आप देखिए, पहले पार्ट में से तो आपको यहाँ जो प्रश्न बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पांचवी रिपोर्ट क्या है। तो पांचवी रिपोर्ट क्या है, और दूसरे में बनता है कि संथाल और पहाड़िया के बीच में संघर्ष यानी हल और कुदाल की कहानी क्या थी। छोटा प्रश्न है कि कुदाल किसका प्रतीक है, हल किसका प्रतीक है, और साथ साथ में संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिंधु माझी के नेतृत्व में हुआ था। तीसरा पार्ट आ गया इसका, देहात में विद्रोह। बम्बई दक्कन वाला एरिया जो है वो देहात में विद्रोह तीसरा पार्ट है। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों द्वारा साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। ऐसा ही एक विद्रोह 1875 में। अब सोचिए, अभी 1857 की क्रांति से ठीक पहले आया संथाल विद्रोह, और देहात विद्रोह 1857 का उल्टा करो तो 75 हो जाता है।
ऐसा विद्रोह 1875 में दक्कन में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है कि दक्कन विद्रोह, बंबई दक्कन में देहात में विद्रोह कब हुआ? तो 1875 में। छोटा प्रश्न काम का है। बही खाते जलाना। 2 मई 1875 को पूना के जिले के सूपा गांव में किसानों ने साहूकार पर हमला कर दिया। आप देख रहे हैं, किसान साहूकार के पास चले गए, संथाल साहूकारों के पास चले गए, कर्ज बहुत लगा दिया उन्होंने। तो अब उन्होंने विद्रोह जब हुआ तो ऐसा विद्रोह, एक बंगाल का विद्रोह हमें यहाँ बम्बई का विद्रोह, दक्कन विद्रोह 1875 का मिलता है कि किसानों ने विद्रोह किया और साहूकारों पे हमला किया। उनके जो बही खाते थे और ऋणपत्र वगैरह, ऋणबंध वगैरह थे, वो सब जला दिए, साहूकारों के घरों में आग लगा दी। और पुणे से विद्रोह ये अहमदनगर तक फैल गया, 6500 वर्ग किलोमीटर तक उसकी चपेट में आ गया और विद्रोह को दबाने में कई महीने लगे। तो अब सोचिए, जब विद्रोह होगा तो एक नई राजस्व प्रणाली आएगी। इस्तमरारी बंगाल से बाहर बहुत कम लागू हुई क्योंकि इस्तमरारी के नुकसान थे। अंग्रेज़ों को 1810 में कीमतें और उपज मूल्य में वृद्धि हुई, लेकिन कंपनी का राजस्व नहीं बढ़ा क्योंकि इस्तमरारी में लोग जो है राजस्व देते ही नहीं थे। इस कारण से कंपनी का राजस्व बढ़ा नहीं, इसीलिए कंपनी ने राजस्व बढ़ाने का नया तरीका खोजा था और ये राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की थी, जिसको रैयतवाड़ी कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैयतवाड़ी क्या है और कहाँ लागू हुई? तो आप देखिए, इस्तमरारी बंगाल में थी तो दूसरी भू राजस्व की नीति आ गई। अब रैयतवाड़ी, आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि पहले जो जमींदार थे, जमींदार वर्ग था, वो तो कमज़ोर पड़ गया, तो जोतदार उग्र हो गया। अब ब्रिटेन के लोगों ने डायरेक्ट किसानों से संपर्क कर लिया, बीच में ये जो बिचौलिए थे इनको ख़त्म कर दिया। तो रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। तो बम्बई में रैयतवाड़ी शुरू की, क्योंकि इसे कंपनी और रैयत के मध्य तय किया गया। मतलब कि किसी भी प्रकार से जो है यहाँ बिचौलिया नहीं था, डायरेक्ट किसानों से ही संपर्क करते थे। तो ये रैयतवाड़ी बंगाल में न शुरू होकर के बम्बई में शुरू हुई। यह प्रणाली 30 वर्ष के लिए लागू हुई और 30 वर्ष बाद इसमें परिवर्तन हुआ। तो छोटा प्रश्न बड़ा काम का है कि रैयतवाड़ी कहाँ लागू हुई? तो बम्बई में। और रैयतवाड़ी क्या थी? तो सीधा, रैयत का मतलब किसान, तो कंपनी और किसानों के बीच में सीधा जो है संपर्क होना, ये रैयतवाड़ी था। राजस्व की मांग और किसानों का कर्ज। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ। किसान गांव छोड़ करके भाग गए, मतलब राजस्व लेने के लिए, भूमि से कर लेने के लिए जो है जब तय किया गया 1820 में, तो किसान गांव छोड़ करके भाग गए। राजस्व कठोरता से वसूला गया, जुर्माने ठोके गए। 1832 तक कीमतों में आई तीव्र गिरावट, अकाल आदि से किसानों की स्थिति बिगड़ती चली गई। किसान और साहूकारों के ऋण को लेकर के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी, तो किसान फिर साहूकारों से ऋण लेता था। उन्हें हल, बैल, बीज साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, लेकिन राजस्व की बकाया राशियां आसमान छू रही थी। मतलब राजस्व बढ़ता जा रहा था। अब जो टैक्स देना था, भूमि कर देना था, वो तो लगातार बढ़ रहा था। 1840 में आकर के अधिकारियों ने इसको बोध हुआ, तो उन्होंने राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया। तो अधिकारियों ने 1840 में जाके थोड़ी सी राहत दी। कपास में तेजी। 1860 के दशक में ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में आयात जो है की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। पहले देखिए, 1860 से पहले ब्रिटेन में जो कपास आता था वो अमेरिका से आता था। 3/4 का मतलब 75% जो है ब्रिटेन अमेरिका से कपास लेता था। लेकिन जब 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी, 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया। अब सोचिए, पहले सारा कपास अमेरिका से आता था, लेकिन जब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हो गया 1861 में, तो 60 के बाद कपास की आयात में अमेरिका से तो आने में गिरावट हो गई। तो बंबई के पास सौदागरों द्वारा शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी गई। तो जो बंबई के आसपास साहूकार थे, उनको ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि इस साहूकारों, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको राशियां देते हैं, तुम किसानों को कहो और ऋण दो, किसानों को और ऋण दो, और उनको कहो कि ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाएं, क्योंकि ब्रिटेन को कपास की ज़रूरत थी, अमेरिका से पूर्ति नहीं हो रही थी। तो आप सोचो, तो ताकि वे ग्रामीण मतदाताओं को अधिक मात्रा में ऋण दे सकें। सौदागरों द्वारा 1862 तक ब्रिटेन के आयात की कपास का 90% भारत से जाने लगा। तो इस तरह से जब किसानों को ऋण दिए, उन्होंने कपासें उगानी शुरू कर दी, बीज वगैरह के लिए ऋण दिए, तो कपास उगानी शुरू कर दी। अब जब कपास 90% तक कपास ब्रिटेन में भारत से जाने लगा, लेकिन इसका कुछ लाभ धनिक किसानों को हुआ, शेष किसान कर्ज के बोझ तले दब गए।
ऋण नहीं मिलना। अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया, तो जैसे ही गृह युद्ध समाप्त हुआ कुछ कपास उत्पादन पुनः होने लगा अमेरिका में, और ब्रिटेन को भारत से निर्यात कम हो गया, अब वापस से अमेरिका में जाने लगा। अब सोचो, जो किसानों ने कर्जा लिया था वो तो कर्ज तले दब गए, साहूकारों ने किसानों को ऋण देना बंद कर दिया, एक और ऋण का स्रोत सूख गया, दूसरी और राजस्व की दर 50 से और जो टैक्स था वो बढ़ गया 100% तक, जिसे चुकाना किसानों के वश के बाहर हो गया। अन्याय का अनुभव, किसानों ने फिर ये अनुभव किया कि ऋणदाता उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, ऋण पर ऋण लगाए जा रहे हैं, अतः संवेदनशील होकर के देहात की प्रथाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, ब्याज की दरें कई गुना बढ़ा रहे हैं, जबकि देहात में गाँव में तो इतना ब्याज नहीं होता था। 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये तक ब्याज वसूला जाता था, ऋण चुकता होने पर रसीद ही नहीं दी जाती थी, बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर दिए जाते थे, बिना दस्तावेजों के किसान को ऋण नहीं मिलता था। इस तरह से किसानों का शोषण खूब सारा हुआ। इसीलिए अब चौथा टॉपिक आ गया, दक्कन दंगा आयोग। दक्कन यानी बम्बई वाला एरिया, दक्कन में दंगा शुरू हो गया। बम्बई सरकार ने इस पर विशेष ध्यान भी नहीं दिया। भारत सरकार द्वारा दबाव डालने पर बम्बई सरकार ने एक आयोग की स्थापना की। भारत सरकार ने दबाव डाला, जब दंगे हुए तो बम्बई के दक्कन सरकार ने जो है एक आयोग बनाया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दंगे के लिए साहूकार और ऋणदाता उत्तरदायी थे, सरकारी राजस्व की बढ़ोतरी दंगा फैलाने का कारण नहीं है। तो दंगा आयोग ने रिपोर्ट क्या दी थी, ये बात आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि दक्कन दंगा आयोग ने जो है, भारत सरकार ने जब बम्बई सरकार को कहा कि एक आयोग बनाओ, तो एक दक्कन दंगा आयोग बनाया। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दंगे जो हुए हैं वो साहूकार और ऋणदाता के कारण से हुए हैं, न कि सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी के कारण से। औपनिवेशिक सरकार कभी भी मानने को तैयार नहीं थी, ब्रिटेन की सरकार, कि जनता में असंतोष सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ है। मतलब सरकार उसमें दोषी नहीं है, दोषी हैं साहूकार और ऋणदाता। ऐसा दक्कन दंगा आयोग में रिपोर्ट दी गई, जो कि बिल्कुल गलत थी। रिपोर्टों की विश्वसनीयता, ये सरकारी रिपोर्टें थी। इस प्रकार की रिपोर्ट का अध्ययन सावधानी से करना चाहिए, अन्य स्रोतों से भी इसका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता पर विश्वास करना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। यदि थोड़ा बहुत आप लिखना इसमें सीख गए, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको आप 2-3 बार 4 बार, दिन में 20-20 मिनट का वीडियो है, 2-3 बार देखें, फिर उसके बाद फास्ट करके देख लें, उसको यूट्यूब से फास्ट करके देख लें। एक तो आप 2-3 बार देख लेते तो एक सामान्य ज्ञान हो जाता है, और दूसरी बात, आपके छोटे छोटे प्रश्नों में आपको लिखने में बड़ा आनंद आएगा। आज एक वीडियो 2 वीडियो देखने पर आपको पता लगेगा कि आपको बहुत कुछ आने लग गया है। एक चैप्टर 20-25 मिनट में आपका तैयार हो गया, छोटे प्रश्नों सहित। तो इसको अवश्य पढ़ें। धन्यवाद। आशा है अब दूसरा वीडियो जो है हमने बनाया वो भी पसंद आएगा, और आप सब्सक्राइब बहुत सारे बढ़ा दीजिए, आप चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि उनको 20-25 मिनट में एक चैप्टर मिल जाए। मैं आगे के इस वीडियो में जो है आगे के चैप्टर डालूंगा, और आपकी पूरी हेल्प मेरी तरफ से रहेगी। धन्यवाद।